अब जो प्रोबेबिलिटी में शुरू में कुछ पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 1, लेट 52 playing cards are given and 2 cards are drawn from it, then find the probability that drawn cards are first part both aces। ठीक है, बोथ एसेस का मतलब क्या है कि दोनों जो कार्ड हैं वो दोनों ही इक्का होना चाहिए। अब टोटल 52 कार्ड्स है, अगर हम उसमें से हमने 2 कार्ड निकाला तो हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा। तो जैसे 52 कार्ड्स है, अब कार्ड का कलर क्या है, उसके ऊपर क्या छपा है, दैट इज़ इममटेरियल। हर कार्ड ये ठीक है, बाकी कितने कार्ड से क्या बोलते हैं कॉम्पीट करेगा बाहर आने के लिए 51 कार्ड से। तो मतलब 52 कार्ड्स जो हैं उनमें से अगर हमें 2 कार्ड निकालना है तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 52C2। ये ठीक है, 52 में से 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करना। नाउ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वली लाइकली। ठीक है, कि मान लें कार्ड 1 आया, कार्ड 2 आया, या कार्ड 1 आया, कार्ड 50th कार्ड आया, ये दोनों इक्वली लाइकली हैं। तो इक्वली लाइकली है तो हम सिंपली फेवरेबल को गिन के न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल को गिन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो फेवरेबल तो ये हो गया, सॉरी टोटल तो ये हो गया, और फेवरेबल में हमें क्या चाहिए 2 एस, और हमारे पास इक्का कितना है 4। तो 4 में से अगर हमने 2 को सेलेक्ट किया तो 4C2 तरीके से हम 2 इक्के को सेलेक्ट कर सकते हैं। यही आंसर हो गया। तो दिस इज़ 4 × 3 52 × 51, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो और ये 13 हो जाएगा। तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/13 × 17। अच्छा, कार्ड्स के बारे में कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो लेट मी क्विकली गो थ्रू इट। देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, उसमें से 26 कार्ड जो हैं वो ब्लैक होता है एंड 26 कार्ड्स आर रेड। रेड के अंदर भी 2 तरह के कार्ड बनता है, मतलब एक तो ऐसे बनता है, ये ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायमंड, और एक ऐसे बनता है, ये तो सबको पता ही होगा, इसको हम क्या बोलते हैं हार्ट। ठीक है, इसके अंदर भी एक तो क्लब हो गया और एक क्या होता है स्पेड। ये ठीक है, इस क्लब जो हो गया वो हो गया जिसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, और स्पेड जो हो गया वो मतलब ऐसे जैसे काला पान बोलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो टोटल 52 कार्ड्स हो गए, तो देयर विल बी 13 कार्ड्स ऐसा, 13 कार्ड्स ऐसा, 13 कार्ड हो जाएंगे सब कार्ड्स, एंड देयर विल बी 13 कार्ड्स। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे मजाक में बोलते हैं जोकर भी होता है, तो व्हाट आई से कि जो खुद जोकर होते हैं उन्हीं के कार्ड्स में जोकर निकलता है। ये ठीक है,
52 कार्ड्स के अंदर ऑफ कोर्स जोकर नहीं आता है। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं ये ठीक है, इन 13 कार्ड्स में 1 करके कुछ नहीं आता, ये ठीक है। देयर आर नंबर्ड कार्ड्स, तो उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो नंबर आता है, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फेस कार्ड्स, ये ठीक है। उसके ऊपर सॉरी फेस में इक्का नहीं आता, यहाँ आता है J Q K, ठीक है। तो 9 ये हो गया, 10 11 12 और फिर एक हो गया एस, या फिर जिसको हम इक्का बोलते हैं, इसके कार्ड के ऊपर ए लिखा होता है ऐसे, ठीक है। इसको ऑफ कोर्स इसको क्वीन बोलते हैं, इसको किंग बोलते हैं, और इसको जैक और नेव भी बोलते हैं। ठीक है, बस ये कार्ड के बारे में हो गया, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ये जो फेस कार्ड होते हैं इसको हम कोर्ट कार्ड्स भी बोलते हैं, ये ठीक है। बस हाँ, तो बोथ एसेस हो गया। अब सेकंड, 1 इज रेड एंड अदर इज ब्लैक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस तो यही हो जाएगा 52C2। अच्छा, टोटल कितने रेड कार्ड्स हैं? 26, ये ठीक है। तो उनमें से कोई भी एक कार्ड एंड ब्लैक में से कोई भी एक कार्ड, तो इतने हमारे फेवरेबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 26C1 इंटू 26C1। थर्ड, ड्रॉ contains red card and ace, ये देखिए, अब इसको ध्यान से पढ़ो। इसने क्या बोला कि ड्रॉ जो है दैट शुड कंटेन रेड कार्ड एंड ड्रॉ के अंदर एस भी आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे इसका मतलब क्या निकालेंगे कि एक कार्ड रेड कार्ड होना चाहिए एंड दूसरा एस होना चाहिए। तो अगर तुम केयरफुली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू इट देन यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसने ये कहा बोला कि दूसरा एस होना चाहिए, उसने तो बोला कि जो भी हमारे सामने 2 कार्ड निकल के आया है उसमें रेड भी होना चाहिए एंड एस भी होना चाहिए। तो जो इसके हम केसेस बनाएंगे, ये ठीक है, वो रेड कार्ड की तरफ से बना लेंगे, ठीक है। अगर उसने बोला कि एक रेड कार्ड होना चाहिए, एक रेड कार्ड होना चाहिए, तो या तो दोनों ही रेड कार्ड होगा या फिर एक रेड होगा एक ब्लैक होगा, ठीक है, पहली बात। अब इसके अंदर एस भी होना चाहिए एंड बोला है, ये ठीक है, एस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो इन दोनों में क्या हो सकता है कि या तो दोनों ही एस हो जाएं, ये ठीक है, या फिर एक एस हो जाए और एक नॉन एस हो जाए, ये भी चलेगा। तो 2 फेवरेबल केस तो ये हो गए, ठीक है। अब इसमें कितने केस होगा? ये एस हो गया, ये एस हो गया, चलेगा। उसने तो ये बोला कि एक एस होना चाहिए एक रेड होना चाहिए, उसने ये नहीं बोला कि एक ही एस होना चाहिए, ये ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऐसे उसने ये भी नहीं बोला कि एक ही रेड होना चाहिए, दोनों रेड हो जाए तो भी चलेगा। अगर उसको ये बोलना होता कि एग्जैक्टली एक ही रेड होना चाहिए तो फिर वो बोलेगा, वर्ड बोलेगा कि एग्जैक्टली 1 रेड, ठीक है। तो रेड एस हो गया, ब्लैक एस हो गया, या फिर रेड का एस हो जाए ब्लैक का एस ना हो,
या फिर रेड का एस ना हो, ब्लैक का एस हो जाए। ये ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। एंड लेट मी सी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। परफेक्टली फाइन। तो इसके नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे? देखो, दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, तो टोटल 5 तरीके हैं। तो और का मतलब क्या है कि जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो रेड एस एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि तेरा ये जो रेड कार्ड है और ये जो रेड कार्ड है, दोनों में एक एक ही एस होगा, तो अगर दोनों को ही निकाल दिया तो एक ही तरीका बचा। प्लस एक रेड का एस तो 2C1। कौन से रेड का? डायमंड का या फिर हार्ट का। और दूसरा रेड का एस नहीं, ठीक है, दूसरा रेड का एस नहीं। तो रेड कार्ड टोटल कितने? 26 उसमें से 2 एस हटा दिए, तो कितने कार्ड बचे हमारे पास? 24। उसमें से एक कार्ड निकाला। ये ठीक है, पहला टर्म इसकी वजह से आया, सेकंड टर्म इसकी वजह से, अब ये थर्ड टर्म। प्लस थर्ड टर्म में रेड का एस 2C1, ब्लैक का एस 2C1, ये होना चाहिए। प्लस फोर्थ टर्म में रेड का एस 2C1, ब्लैक का एस नहीं, तो ब्लैक कार्ड 26, उसमें से एस नहीं चाहिए तो हटा दिया 2 एस, 24C1। प्लस रेड का एस नहीं तो 24C1, ब्लैक का एस 2C1, होल डिवाइडेड बाई 52C2। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोटेड डाउन। हाँ, फिर कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले पीएनसी बेस्ड ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तो। हाँ, क्वेश्चन 2, 6 married couples are standing in a room if 4 people are chosen then find the probability that exactly one married couple is among them, ठीक है। क्वेश्चन 3, a quadratic equation is chosen from the set of all the quadratic equations which are unchanged by squaring their both roots
then find the probability that the chosen equation has equal roots। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम फर्स्ट 51 natural numbers 3 numbers are selected at random, then find the probability that they are in AP, arithmetic progression। Question number 5, find the probability that a 2-digit number selected at random has tens digit at least 3 more than unit digit, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में हमने लिखा हुआ है, बट ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, उसने क्या बोला कि 6 मैरिड कपल्स हैं, तो टोटल 12 लोग हो गए। आर स्टैंडिंग इफ 4 पीपल आर चोजन, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 12C4। अगर हम कोई भी रैंडमली 4 लोग सेलेक्ट करें तो आर चोजन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल इज अमंग दैम। ये ठीक है। तो अब मतलब तुम ऐसे मानो हस्बैंड 1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2, ऐसे करके हस्बैंड 6 वाइफ 6। तो इसमें से एग्जैक्टली एक कपल चाहिए, ठीक है। तो कितने तरीके से एक कपल को सिलेक्ट कर सकते हैं? मान लिया ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो 6C1 तरीके से एक कपल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाकी 2 लोग सेलेक्ट हो गए। बेसिकली एक कपल सेलेक्ट करने का मतलब कि 2 लोग आ गए, अभी 2 लोग और सेलेक्ट करने हैं, एंड दे शुड नॉट बी द कपल, वो फिर कपल नहीं होने चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, इन 2 लोगों को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो 10 लोग बचे। इसको करने का एक तरीका तो ये है कि उन 10 में से ठीक है, हमने कोई भी 2 लोग सेलेक्ट कर लिए 10C2, और इसमें फिर इन 10C2 में ये भी हो सकता है कि ये दोनों सेलेक्ट हो गए। तो अगर वो दोनों कपल सेलेक्ट हो गए तो वो वाले केसेस कम कर दिए, तो ऐसे केसेस कितने होंगे 5, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक कपल सेलेक्ट किया, फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद 10 लोग बच गए। 10 लोग में से फिर हमने 2 लोग सेलेक्ट किए, ठीक है, और उन 10 में से हाँ उन 2 लोग सेलेक्ट किए। अब वो दोनों लोग भी कपल हो सकते हैं, तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे, एक कपल तो जा चुका है, 5 कपल्स बचे हुए हैं, तो ऐसे 5 केसेस बनेंगे, तो इसलिए हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें
तो इसने ये बोला कि 4 पीपल आर चोजन, ये ठीक है। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि मान लिया चलो हमने ये कपल सेलेक्ट कर लिया, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये 5 हस्बैंड बच गए, इनमें से एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया, और फिर जो 5 वाइफ्स हैं उसमें से मान लिया ये जो हस्बैंड 1 सेलेक्ट हो गया, मान लिया पहली बार में, तो वाइफ 1 को छोड़ के बाकी 4 ऑप्शन बच गए, उनमें से सेलेक्ट कर लिया। तो दे आर अज्यूमिंग कि हम 2 मेल और 2 फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसने कहाँ बोला, ये ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कपल आ जाए और बाकी दोनों मेल आ जाए, ये ठीक है, बाकी दोनों हस्बैंड आ जाए। तो या तो हम ऐसे केसेस बनाएं कि इसके अंदर कि या तो दोनों हस्बैंड आ रहे हैं और दोनों वाइफ्स आ रही हैं, या फिर मतलब एक मेल और एक फीमेल आ रहा है। इस तरीके के 3 केसेस बनाएं, या ऐसे कर सकते हैं। दिस विल बी द आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, a quadratic equation is chosen from the set of all the quadratic equations which are unchanged by squaring their both the roots। ये भी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कम है। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, मान लिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसने क्या बोला कि इसका रूट अल्फ़ा बीटा है, और अगर हम रूट्स को स्क्वायर कर दें α² β², तो ये क्वाड्रेटिक अनचेंज्ड है। तो अगर अनचेंज्ड है तो इसी क्वाड्रेटिक के रूट फिर अल्फ़ा बीटा भी होने चाहिए, एंड इसी क्वाड्रेटिक के रूट α² एंड β² भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सम बराबर होना चाहिए एंड प्रोडक्ट वो भी बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों में से किसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है? प्रोडक्ट को सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। दिस इज़ अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस 1, मतलब यहाँ से एंड लिखा है, सॉल्व तो दोनों को ही करना है, बट इसकी तरफ से केस बनाना ज़्यादा इजी है। तो या तो अल्फ़ा 0 और बीटा 0 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, 3 केसेस आ गए। तो हम पहला केस लेके पहुँचे, केस 1। अगर अल्फ़ा 0 हो गया तो अल्फ़ा को 0 रख दिया, बीटा इज इक्वल टू β² आ गया, मतलब बीटा बराबर 0 और 1 आ गया। तो यहाँ पे रूट्स आ गए 0 0 एंड 0 1। अच्छा, क्वेश्चन अल्फ़ा और बीटा में सिमेट्रिक है, तो मेरे को बीटा बराबर 0 लेके जाने की ज़रूरत नहीं। जो अल्फ़ा के साथ हो रहा होगा वही बीटा के साथ हो रहा होगा, ठीक है। फिर अल्फ़ा बीटा अगर 1 है, केस 2, कि इफ़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा उठा के हम रख सकते हैं यहाँ पे 1/α, तो α² प्लस 1/α², ऐसे कर सकते हैं। सबको एक तरफ ले आए तो α² माइनस अल्फ़ा 1/α² माइनस 1/α, सही लिखा है ये? हाँ। तो इसमें अल्फ़ा कॉमन लिया तो अल्फ़ा माइनस 1, प्लस इसमें 1/α² कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फ़ा बराबर 0। तो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस α³ इंटू अल्फ़ा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और α³ इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? ये इसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं, अल्फ़ा 1 हो गया तो बीटा 1 हो गया, तो यहाँ से एक पेयर आ गया 1 1। तो अभी तक क्या क्या आया? 1 1 0 0 0 1, ठीक है। α³ इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ से तो बेसिकली अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा² आ जाएगा। ओमेगा और ओमेगा² क्या है? बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नहीं आता है, तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन जब तक तुम कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट ना कर लो। तो 1 ओमेगा ओमेगा², तो अगर अल्फ़ा 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ से फिर बीटा भी 1 होगा, दैट मीन्स 1 1, मतलब यहीं से देख लेते हैं। इसकी जगह 1 1 आएगा तो वो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। ओमेगा की वजह से ओमेगा ओमेगा² आ जाएगा, इसकी वजह से ओमेगा² ओमेगा आ जाएगा, तो एक ही बात है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो जिसके रूट क्या क्या हो जाएंगे? 0 0 0 1 और 1 1 एंड ओमेगा ओमेगा², ठीक है। तो उसने क्या क्या किया है कि इस सेट में से एक क्वाड्रेटिक हमने रैंडमली सेलेक्ट किया और उसके दोनों रूट इक्वल हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऑफ कोर्स इनमें से सेलेक्ट हो गया तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ये तो इक्वल है नहीं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? हाफ, मतलब 2/4, टोटल 4 हैं,
और फेवरेबल 2 हैं, इसलिए आंसर विल बी दिस। Question number 4. From first 51 natural number, 3 numbers are selected at random. Then find the probability that they are in AP. तो total number of ways will be 51 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, ठीक है। अब हमें फेवरेबल नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट करना है सच दैट कि जो हमने 3 नंबर सेलेक्ट किया वो AP में हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने बोला कि 51C3 से हमने 3 नंबर सेलेक्ट किया है, ये ठीक है। 3 ऐसे बोल देते, चलो 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही नंबर बार बार उठा ले। अब हमने यहाँ से 51C3 में जो हमने 3 नंबर उठाए, उन 3 नंबर्स के बीच में ऑर्डर नहीं आएगा, वो तो हमने तीनों ऐसे उठा लिया। तो मान लिया अगर हमने उठा लिया 1 2 3 फॉर एग्जांपल, या हम बोले कि नंबर 3 2 1 है, दोनों एक ही बात है, एक ही बार काउंट हुआ है वो, क्योंकि हमने सीधा 3 चीज़ सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे भी इन ABC के बीच में कोई ऑर्डर नहीं आएगा, बस हमें ऐसे 3 नंबर उठाने हैं जिनको हम AP में रख सकें। अब AP में हमें ये पता है कि 2B बराबर A+C होता है, तो ये इवन हो गया। अगर 2B इवन है तो A एंड C या तो दोनों ही इवन होना चाहिए या फिर दोनों ही ऑड होना चाहिए। अगर दोनों ऑड होगा तभी सम इवन आएगा, दोनों इवन होगा तभी सम इवन आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने A और C को फिक्स कर लिया, मान लिया हमने बोला कि एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 10 है, तो B अपने आप फिक्स हो गया कि 10 + 2 12/2 6, B 6 ही हो सकता है बस। तो बस A और A और C को सेलेक्ट करना है। मतलब इफ़ेक्टिवली मेरे को 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि या तो वो दोनों इवन हो या फिर वो दोनों ऑड हो, बस ये सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं। तो उसके नंबर ऑफ़ केसेस क्या हो जाएंगे, अगर दोनों इवन है, टोटल 51 नंबर्स हैं, तो इसमें से 25 इवन हो जाएंगे एंड 26 ऑड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर दोनों नंबर इवन है तो 25C2, दोनों नंबर ऑड है तो 26C2। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25C2 + 26C2 अपॉन 51C3, ये ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगर हमने के ऊपर 2 ही नंबर सेलेक्ट किया है तो बेसिकली इंटू 1 कर लो, और क्या है 1 क्यों आया कि 25C2 से हमने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया, 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद B को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है। तो ऐसी 26C2 से हमने 2 नंबर ऑड को सेलेक्ट किया, तो तीसरे नंबर को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, विच सेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए 2-digit नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ 10 डिजिट। अच्छा, 2 डिजिट नंबर हमने एक सेलेक्ट किया है, और 2 डिजिट का नंबर 10 से चालू होके 11 और 99 तक जा सकता है, ठीक है। तो कितने नंबर्स हो गए टोटल, 90, ठीक है, सही है, बिल्कुल 90 नंबर्स हो गए। पहले 9 नंबर नहीं आए 99 में से, तो पहले 9 को अगर हटा दें 99 में से तो कितने बचे, 90। तो दीज आर 90 नंबर्स। और इसमें से हमें वो मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्स वाई में जो भी नंबर आए, जो एक्स है वो वाई से 10th डिजिट
एटलीस्ट 3 मोर देन यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अगर मान लिया हमने एक नंबर लिखा 41, तो ये चलेगा, क्योंकि जो 4 है वो 1 से कम 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि दोनों डिजिट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, पहली बात तो, और ये जो डिजिट है वो इससे कम 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक इंटरेस्टिंग तरीका क्या है कि 0 1 2 ऐसे करके 10 क्रॉस लगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मतलब अभी 0 1 2 नहीं लिखा इसमें से, और इसको हटा के हमने हमने क्या किया, 8 क्रॉस रहने दिया और यहाँ पे 2 क्रॉस अलग कर लिया। ये ठीक, कौन से 2 क्रॉस, अभी बस क्रॉस अलग कर लिया। हमने क्या किया, इन 8 में से कोई भी 2 सेलेक्ट किया, मान लिया ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, फिर हमने इन दोनों को ले जाके इसके बीच में रख दिया। तो उससे क्या हो गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम से कम 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लिया यही दोनों सेलेक्ट हुआ है, तो अब अगर हम नंबरिंग चालू करें तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 1 और 4 सेलेक्ट हुआ है। और 1 और 4 को रखने का एक ही तरीका है, छोटे वाला राइट पे जाएगा, बड़े वाला लेफ्ट पे जाएगा। तो अगर 0 सेलेक्ट हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 वाला नंबर इधर जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, बस 8C2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, ये ठीक है। मेथड 1 तो ये हो गया। मेथड 2 इसको काउंट करने का, मान लेगा ये नहीं पसंद आया, मेथड 1 नहीं पसंद आया, तो हमने मेथड 2 ऐसे बोला कि देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट रखे हुए हैं, ठीक है। हमने इसमें से कोई भी 2 डिजिट सेलेक्ट किए, मान लिया एक ये सेलेक्ट किया, एक ये सेलेक्ट किया। तो मान लिया इसके इधर x1 डिजिट रह गया, ये ठीक है, इधर x2 डिजिट है इन दोनों के बीच में, और इधर x3 डिजिट है, मतलब 0 से 9 तक डिजिट रखे हुए हैं। हमने कोई भी 2 डिजिट सेलेक्ट किए, पहले वाले डिजिट से पहले मान लिया x1 डिजिट है, इन दोनों के बीच में मान लिया x2 डिजिट है, और इसके आगे मान लिया x3 डिजिट है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, पहली बात तो ये 8 होना चाहिए, क्योंकि 2 तो सेलेक्ट हो ही गया, तो 10 में से 2 निकल गया, तो ये बचे हुए कितने बचेंगे, 8। और अगर मेरे को सेलेक्टेड डिजिट्स के बीच में कम से कम 3 का डिफरेंस चाहिए डिजिट के बीच में, तो यहाँ पे कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए। जब 2 डिजिट होगा तब इसके बीच में कम से कम 3 का डिफरेंस आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि x2 कम से कम 2 होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसको हम जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं उतने ही हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है अंडर दिस कंडीशन। x1 और x3 जो हैं वो ऑफ कोर्स x1 और x3 जो हैं वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, इंटीजर होगा। अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन को भूल जाएं, केवल ये बोलें कि इसको सॉल्व करना है, तो इसको तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो हमारे पास 8 आइडेंटिकल चीज़ें हैं, 3 लोगों में बांटना है, और इस बीच वाले बंदे को कम से कम 2 देना है। तो अगर आइडेंटिकल चीज़ है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 दे दिया पहले, अब 2 देने के बाद, ठीक है, जब 2 दे दिया तो अब कितनी बची, 6, और ये कंडीशन भूल गए, अब इसको सॉल्व कर लिया। तो कुछ लोग इसको बैगर्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला फॉर्म लगता है n + r-1 CR-1, r नंबर ऑफ पर्सनस हो गया, n ऑब्जेक्ट्स हो गया, तो 3 नंबर ऑफ पर्सन है तो 2C2, ये हो गया r-1, प्लस 6 ऑब्जेक्ट है तो 6, तो ये आ गया 8C2। तो मतलब अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना हो गया, 8C2 फेवरेबल, और टोटल तरीके कितने हैं, 90। तो ये हो जाएगा 8 × 7/2 × 90, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45, 2 मतलब 14/45, ये आंसर आ जाएगा इस
क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, let a decagon is given and using 3 of its vertices a triangle is formed, then find the probability that triangle and decagon share no कॉमन साइड। ये ठीक है। डेकागन का मतलब क्या होता है? 10 साइडेड पॉलीगन। ये ठीक है, एक 10 साइड का पॉलीगन है। उस 10 साइड के पॉलीगन में से हमने 3 वर्टेक्स सेलेक्ट किया। तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 10C 3 तरीके से। तो 3 वर्टिसेस अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो उन 3 वर्टिसेस से एक ट्राइंगल बन जाएगा यूनिक। तो एवरी सिलेक्शन विल गिव यू 1 ट्राइंगल। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन दिस हो गया, तो दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल। ठीक है। अब बेसिकली हमें वो ट्राइंगल गिनने हैं इसमें से जिसके साथ कोई भी साइड कॉमन ना हो। ठीक है। तो देखो, इसको हम ऐसा करेंगे, अब ध्यान से सुनना। ठीक है। डेकागन मतलब इसका मान है वर्टेक्स A1 A2 A3 A4, ठीक है, A5, फिर ये A10 आ गया, उससे पहले ये A9 होगा एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। तो हमने पहले तीनों साइड कॉमन हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद 2 कॉमन साइड्स विल बी इक्वल्स टू, मतलब हमने पहले वो ट्राइंगल गिने, बाइजेक्शन से कर रहे हैं। अगर तुम सीधा सीधा ये काउंट करने की कोशिश करोगे कि एक भी कॉमन साइड ना आए तो हमारा दिमाग ज़्यादा खर्च होगा। उसकी बजाय हमने पहले ये देख लिया कि तीनों साइड कॉमन वाले कितने ट्राइंगल आएंगे, 2 साइड कॉमन वाले कितने ट्राइंगल आएंगे, एक साइड कॉमन ट्राइंगल वाले कितने ट्राइंगल आएंगे। टोटल में से इनको घटा देंगे तो वो वाले ट्राइंगल आ जाएंगे जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी। ठीक है। तो तीनों साइड कॉमन वाले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल विद 2 कॉमन साइड्स, अगर 2 साइड कॉमन है ट्राइंगल की और इसकी, ठीक है, तो ये देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड ट्राइंगल की साइड हो जाए, कि ये दोनों साइड कॉमन हो जाए? नहीं। अगर ये ट्राइंगल की साइड है और ये ट्राइंगल की साइड है तो ट्राइंगल क्या बना? 4 वर्टिसेस आ गए उसके ऊपर। तो उसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो तभी बनेगा जब दोनों साइड एडजेसेंट हों। ऐसे दूर दूर नहीं हो सकता। ये दोनों हो सकता है कि ये एक ट्राइंगल बन गया, इसको हम ज्वाइन कर दें A1 A2 A3, तो एक ट्राइंगल आ जाएगा जिसकी तीसरी साइड तो ये हो गई, 2 साइड कॉमन होगी। फिर इस ट्राइंगल को ऐसे आगे रख दें तो A2 A3 A4, ये एक दूसरा ट्राइंगल बन गया जिसकी 2 साइड कॉमन होगी, तीसरी साइड ये होगी। तो एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन वाला कितना ट्राइंगल आ जाएगा? वो आ जाएगा A1 A2 A3, फिर इस ट्राइंगल को एक आगे खिसकाया A2 A3 A4, फिर एक आगे खिसकाया A3 A4 A5, तो A3 पे तीसरा ट्राइंगल आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो A1 पहला ट्राइंगल, A2 से जो चालू हो रहा है वो दूसरा ट्राइंगल, A3 से जो चालू हो रहा है वो तीसरा ट्राइंगल, ऐसे घुमाते घुमाते A9 A10 A1, ये भी एक ट्राइंगल आएगा। फिर और आगे घुमाया तो A10 A1 A2, ये भी एक ट्राइंगल आएगा। मतलब ये ट्राइंगल आखिरी होगा
और ये ट्राइंगल पहला था। इसके आगे एक और आगे करेंगे तो यही आ जाएगा वापस। तो A1 से चालू किया, A2 से चालू किया, A3 से चालू किया, तो ऐसे करते करते A10 से चालू किया, तो कितने ट्राइंगल आ जाएंगे? एग्जैक्टली 10 ट्राइंगल्स विच विल हैव टू साइड्स कॉमन विद द डेकागन। ठीक है, अब हम वो ट्राइंगल गिनेंगे जिसमें एग्जैक्टली एक साइड कॉमन हो। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद एग्जैक्टली वन कॉमन साइड। अब देखो उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉमन साइड है, तो वो जो कॉमन साइड होगा उसकी वजह से दो वर्टेक्स आ जाएंगे ट्राइंगल के ऑलरेडी। बस एक मेरे को तीसरा वर्टेक्स और सेलेक्ट करना पड़ेगा ट्राइंगल बनाने के लिए। प्लस अगर मैंने तीसरा वर्टेक्स सेलेक्ट किया तो आई हैव टू इंश्योर कि वो ये जो दो वर्टेसेस हैं इनके आसपास ना आ जाए, वरना तो फिर दो साइड कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अब वापस हमने ये गिना कि कॉमन साइड होगी, वो कोई ना कोई साइड तो होगी। ठीक है, मान लिया ये वाली साइड पे कॉमन साइड है, केवल एक साइड कॉमन है, ये कॉमन साइड हो गया जो ट्राइंगल का भी साइड है एंड डेकागन का भी साइड है। तो यहाँ से ट्राइंगल के दो वर्टेक्स आ गए, A2 A3, एक वर्टेक्स और चाहिए। अब वो जो तीसरा वर्टेक्स है वो ये नहीं हो सकता एंड ये भी नहीं हो सकता। अगर ये वर्टेक्स ले लिया तो फिर दोनों साइड कॉमन हो जाएगा, फिर तो ट्राइंगल ऐसे बनेगा। ये वर्टेक्स ले लिया तो फिर अगेन दो साइड कॉमन हो जाएगा। इन दोनों को छोड़ के कुछ भी लो, जैसे मान लिया हमने A10 लिया तो उससे ये ट्राइंगल बन गया, इसमें एग्जैक्टली एक ही साइड कॉमन है ये। फिर मान लिया मैंने ये ले लिया तो एक दूसरा ट्राइंगल बन गया जिसमें एग्जैक्टली यही साइड कॉमन है। तो 1 2 3 4 पॉइंट को छोड़ के इधर कितने पॉइंट बच गए? 6। तो इस कॉमन साइड के साथ 6 ट्राइंगल बन जाएंगे जिसमें ये साइड कॉमन होगा। तो सिमेट्री से इस कॉमन साइड के साथ कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? फिर 6, फिर 6, फिर 6, ऐसे कितनी साइड्स हैं? 10। तो 6 × 10 60 ट्राइंगल्स ऐसा होगा जिसमें एग्जैक्टली वन कॉमन साइड होगा डेकागन के साथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल विद नो कॉमन साइड इज इक्वल्स टू टोटल इज 10C3, एक कॉमन साइड 10, 60। 10C3 को लिख सकते हैं 10 9 8 6 -70। तो 6 से क्या करेंगे? ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सही बोला है? तो हो गया 120 में से 70 गया 50। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 50/120 और 5/12। ये आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 says, let a set K of first 40 natural numbers is given, then find the probability that first part two numbers selected from
it one by one with replacement are such that, first part, their product is divisible by 3. Second part, their sum is divisible by 3. ठीक है. थर्ड पार्ट, sum of their squares is divisible by 3. तो चलो पहले तो इसी का आंसर लिखते हैं. देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 3. सेट ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब एक सेट दे रखा है 1 2 3 ऐसे करके 40 तक. इसमें से हमने 2 नंबर उठाए एक एक करके. पहला कोई नंबर उठाया. विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि दूसरी बार उठाने के लिए फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट नंबर इज़ ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, मान लिया आपने पहली बार 10 उठाया, फिर वापस रख दिया उसको, अब दूसरा नंबर उठाया तो दूसरा नंबर भी 10 आ सकता है. तो उसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा 40 × 40. मान लिया जो नंबर हैं वो ए और बी हैं. पहले नंबर को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है 40, कुछ भी आ सकता है. दूसरे नंबर को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है वो भी 40 है, तो दैट इज़ ऑल्सो 40, वो भी कुछ भी आ सकता है. तो 40 × 40 हो गया. और ठीक है, अब फेवरेबल नंबर काउंट करेंगे. देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 3. तो अगर दोनों में से कम एक नंबर डिविजिबल बाई 3 है तो उनका प्रोडक्ट भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, अगर हम कोई भी 2 नंबर लें जो दोनों ही 3 से डिविजिबल ना हो, जैसे मैंने उठा लिया मान लिया 2 और 5, तो 2 और 5 में से कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है, बट इनका जो प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स वो भी डिविजिबल नहीं होगा. तो हमें ये चाहिए कि कम से कम एक नंबर इनमें से 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो अब एटलीस्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एक नंबर 3 से डिविजिबल है या दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं. ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बाइजेक्शन से करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस में से हमने वो केसेस घटा दिए जिसमें कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है. ये ईजी है क्योंकि इसमें केस नहीं बनेगा. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 40 × 40 माइनस कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है. तो इसमें 3 से डिविजिबल वाले कितने नंबर आएंगे, मतलब ये नंबर आ जाएंगे 3 6 9 ऐसे करके 39 तक. ठीक है, तो दीज आर 13 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3. ठीक है, तो जो 3 से डिविजिबल ना हो दैट विल बी 27 नंबर्स. ये ठीक है, 27 ऐसे नंबर होंगे. 27 जब इसमें जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा टोटल. 27 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो 27 × 27 ये हो गया आंसर. ठीक है, पहले पार्ट का देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 3. अब आते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट पे क्या बोला है, देयर सम इज डिविजिबल बाई 3. मतलब अब उन दोनों का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, तो अब हम तो ऐसे देखेंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में कितने तरह के नंबर होते हैं कि अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो क्या क्या हो सकता है. या तो वो डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा. 3 ही तरह की पॉसिबिलिटी है. तो या तो 3k टाइप नंबर होगा, या 3k+1, या 3k+2 नंबर होगा. ठीक है, जैसे 1 है वो 3k+1 टाइप नंबर है, 2 है वो 3k+2 टाइप नंबर है, 3 है वो 3k टाइप नंबर है. क्यों ये ठीक है. फिर 4 आया, 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा, तो वापस 3k+1 आ गया. 5 वापस 3k+2 आ गया. 6 फिर 3k आ गया. तो अगर हम 1 2 3 से ऐसे आगे चलते चले जाएँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 3k+1 3k+2 3k, 3k+1 3k+2 3k, 3k+1 3k+2 3k ऐसे आता चला जाएगा.
ठीक है। तो अगर हम 39 तक जाएं, 39 तक, तो 13 साइकिल आ जाएंगे। तो इस तरह के 3k+1 टाइप 13 नंबर हो जाएंगे, इस तरह के 13 नंबर हो जाएंगे, इस तरह के 13 नंबर हो जाएंगे, इफ़ वी आर गोइंग अप टू 39। फिर जो 40th नंबर आया, 39 तो 3 से डिविजिबल हो गया, ये ठीक है। 40th नंबर जो आया वो 3 के मल्टीपल से 1 जाता है, तो फिर ये 3k+1 टाइप नंबर आ गया। तो इन 40 नंबर्स में 13 नंबर तो 3k टाइप है, 14 नंबर 3k+1 टाइप है, एंड 13 नंबर 3k+2 टाइप है। ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट में अगर मेरे को सम 3 से डिविजिबल चाहिए, तो ए और बी में या तो दोनों ही 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, या फिर अगर एक 3k+1 टाइप है तो दूसरा 3k+2 टाइप होगा, तभी ये जुड़ के 3 का मल्टीपल बनेगा। अगर एक 3k और एक 3k+1 है, मतलब एक 3 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, तो उनको जोड़ने पे आपको 3 से डिवाइड थोड़ा होगा। जैसे 2 और 3 हो गया, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 3 को हम जोड़ दें तो 5 3 से डिवाइड थोड़ा होगा, ठीक है। तो अगर एक 3k+1 टाइप है तो दूसरा 3k+2 टाइप हो गया, और उल्टा भी हो सकता है, ये 3k+2 टाइप हो जाए, ये 3k+1 टाइप हो जाए। यही पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे? दोनों 3k टाइप। तो ए 3k टाइप, तो ए को सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो गया? 30। बी को सेलेक्ट करने का 30 प्लस 3k+1 टाइप 14, 3k+2 टाइप 13, 3k+2 टाइप 13 इंटू 14। ये तो हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ तरीके, और टोटल नंबर ऑफ तरीके इज 40 इंटू 40। तो यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया सेकेंड पार्ट का, जिसमें दोनों का सम जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3k। ठीक है, ये आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो देखो कोई इंटीजर i है, वो 3k टाइप हो सकता है, 3k+1 टाइप हो सकता है, 3k+2 टाइप हो सकता है। तो जो इसका स्क्वायर है 3k का स्क्वायर, 3k को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9k स्क्वायर। अब अगर k इंटीजर है तो k स्क्वायर भी इंटीजर है, और ये तो 9 का मल्टीपल आ गया, बट हमें तो 3 से ही मतलब है, तो वो 3 का मल्टीपल भी हो गया। जो 9 का मल्टीपल होगा, जो 9 से डिवाइड हो रहा होगा नंबर, वो 3 से भी हो जाएगा। तो इसलिए इट विल रिमेन 3k टाइप। 3k+1 टाइप नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। ठीक है, ये वापस 3k टाइप हो गया, तो ये भी 3k+1 टाइप होगा। ठीक है, 3k+2 टाइप नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूं तो यह आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 4। तो ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें से दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो और इस 4 को भी आई कैन राइट डाउन 3+1, तो ये पूरा 3 से डिविजिबल हो गया, तो उसको हमने लिख लिया 3k+1। उसका मतलब क्या है? 3k+2 टाइप अगर मैं नंबर लूँ, 3k+2 टाइप फॉर एग्जांपल 2, उसको स्क्वायर करें 4 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर हम 3k+2 टाइप नंबर लें, उसका स्क्वायर जो होगा वो भी 3k+1 टाइप ही होगा। ठीक है, तो अब जो a स्क्वायर आएगा और जो b स्क्वायर आएगा वो इस टाइप का नंबर आएगा। तो यहाँ पे a और b की जगह अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखा है, क्योंकि इस बार हमें स्क्वायर का सम करना है, तो अगर यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखा है तो 3k तो पॉसिबल है, 3k+1 प्लस 3k+2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक नंबर 3k+2 टाइप हो ही नहीं सकता स्क्वायर करने पे। तो इस बार तो फेवरेबल बस क्या होगा कि दोनों ही नंबर 3k टाइप हो जाएं,
उसके लिए ए और बी दोनों ही 3 के टाइप होना चाहिए। तो 3 के टाइप नंबर कितने थे? 13। तो 13 इंटू 13 अपॉन 40 इंटू 40, यही हो गया। तो 169 अपॉन 1600, यही प्रोबेबिलिटी हो गया, यही आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज डिविजिबल बाय 5। ये इस बार मतलब क्या है, वही क्वेश्चन है, 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं और उनको हमने स्क्वायर करके जोड़ा, तो उनके स्क्वायर का सम जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम वापस दे सकते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में कितने तरह के नंबर होंगे? 5k, 5k प्लस 1, 5k प्लस 2, 5k प्लस 3 एंड 5k प्लस 4, इतने तरह के नंबर होंगे। अच्छा, 5k प्लस 4 को 5k माइनस 1 भी बोल सकते हैं, 5k माइनस 2 भी बोल सकते हैं। तो जो इसका स्क्वायर होगा ये 5k टाइप ही होगा, ये 5k प्लस 1 टाइप होगा, ये 5k प्लस 4 टाइप होगा। 5k माइनस 2 है, इसका स्क्वायर भी 5k प्लस 4 टाइप ही हो जाएगा। 5k माइनस 1 है, इसका स्क्वायर भी 5k प्लस 1 टाइप ही हो जाएगा। तो अब मान लिया हमारे पास a स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर लिखा है, इन दोनों का सम मेरे को 5k टाइप चाहिए। तो अगर ये 5k है तो ये भी 5k होना चाहिए, तभी दोनों का सम 5k होगा। अगर ये 5k प्लस 1 है तो b स्क्वायर 5k प्लस 1 अगर हो जाएगा, तो तुम ऐसे ही जोड़ना 5k प्लस 1 को और 5k प्लस 1 को 2 बार जोड़ेंगे तो 5k वाला पार्ट तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, बट 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, वो 5 से डिवाइड थोड़ा हो जाएगा। तो 5k प्लस 1 है तो ये 5k प्लस 4 टाइप होना चाहिए स्क्वायर, और ये 5k प्लस 4 टाइप के नंबर के लिए इधर आना चाहिए। या फिर एक उल्टा हो जाएगा कि अगर ये 5k प्लस 4 है तो इसको 5k प्लस 1 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 40 तक जाएं तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5k प्लस 1, ये ठीक है, ये हो गया 5k प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये वापस 5k। ठीक है, फिर 6 7 8 9 10, फिर इसी कैटेगरी के नंबर आ गए। तो ऐसे करके अगर हम 40 तक जाएं तो ऐसी 8 साइकिल्स आ जाएंगी। उसका मतलब क्या है कि 5k टाइप 8 नंबर हैं, ये 8 नंबर हैं, 8 नंबर हैं, ऐसे भी 8 हैं, ऐसे भी 8 हैं, तभी 8 इंटू 5 40 हुआ है। अब गिन लो भाई आंसर। टोटल नंबर ऑफ केसेस, ए को उठाने का कितना तरीका है? 40, बी को उठाने का कितना तरीका है? 40। तो ये तो 40 40 हो गया। उसके बाद अगर दोनों को 5k टाइप होना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, तो फिर ए को भी 5k टाइप होना चाहिए, तो 8 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो 8 इंटू 8 प्लस, अगर ए स्क्वायर को 5k प्लस 1 टाइप होना है, ये 5k प्लस 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो ए है वो 5k प्लस 1 और 5k प्लस 4 दोनों हो सकता है, तभी तो उनका स्क्वायर इस टाइप का आएगा। यहाँ तो हम स्क्वायर की बात चल रही कि स्क्वायर इस टाइप का होना चाहिए। तो ये दोनों कितना हो गया? 8 और 8 16 ऑप्शंस हो गए, इंटू 5k प्लस 4 के पास भी ये वाले 16 ऑप्शंस हो जाएंगे, इंटू ये तो जस्ट डबल हो जाएगा, इसी को डबल कर दिया।
तो हमारे पास ये आंसर आएगा 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 16। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 8 5 5 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9/25। ये हो गया प्रॉबिलिटी 9/25। ठीक है, सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ ए selected number is 4। मतलब ये पहले वाले पार्ट नहीं है, अब ये वही इसने किया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक नंबर हमने सेलेक्ट किया और उसका स्क्वायर किया, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अब तुम इसको ऐसे लिखो आई स्क्वायर, ये ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ आई एंड आई स्क्वायर। आई का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अगर 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो इतना आएगा, 9 है तो इतना आएगा। ठीक है, दैट वुड मीन कि अगर मेरे को आई स्क्वायर का यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 4 चाहिए, तो जो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका यूनिट डिजिट 2 या 8 हो सकता है, 2 या 8 में से कुछ होना चाहिए। यूनिट डिजिट जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो हमारे लिए जो फेवरेबल नंबर्स हो जाएंगे वो हो जाएगा 2, 12, 22, 32। ये ठीक है, इन सब के यूनिट डिजिट 2 हैं, 40 तक ही जा सकते हैं। बस हमने फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, तो 42 नहीं लिखेंगे, या फिर 8, 18, 28, 38, ये हमारे पास ऑप्शन हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर इनमें से कोई भी नंबर होगा तो चलेगा, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 40, तो आंसर हो गया 1/5। ये हो गया 1/5। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा।